वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आरआरबी की एग्जाम की जो प्रिपरेशन की हम सीरीज कर रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हम अभी रिसेंटली हिस्टोपैथोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा था बच्चों का, ठीक है। इसके हम लोग फिक्सेशन, ठीक है, डिकैल्सिफिकेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग एंड जो बेसिक हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन की एमसीक्यूज कवर कर चुके। उसके अलावा हम लोग हेमाटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की भी हम ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले सेक्शन कटिंग की। देन इसके बाद में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो आप लोगों के स्टेनिंग के रिगार्डिंग आने वाला, जो कि एक मेजर टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम सेक्शन कटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार यूट्यूब मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे मिलती रहती है, एंड जो भी अपडेट्स होती है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पे कंटिन्यू पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे सेक्शन कटिंग की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, तो देखो क्या होता है कि वैसे तो आप लोगों को पता हर एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ही पिकअप होता है, ठीक है, या तो 1 क्वेश्चन होगा या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पिकअप होगा। लेकिन हम हर एक टॉपिक के मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, अगर बड़ा टॉपिक है तो 30 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर रहे हैं। मैक्सिमम आधे घंटे में मैं आप लोगों का कवरअप करवाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों का सिंगल क्वेश्चन भी मिस ना हो और आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आप लोगों के किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के अंदर आने वाले, ठीक है। वैसे तो 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन हर एक टॉपिक से, लेकिन वो 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके भी आपका पूरा के एक पूरा पेपर बन जाता है। तो आप लोगों को एक टॉपिक के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अराउंड 20 से 25 या 30 क्वेश्चंस भी हम कवर अप करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि सेक्शन कटिंग मशीन इज नॉन एज, सेक्शन कटिंग की मशीन को क्या कहा जाता है। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत खराब है तो वॉइस का आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल कोई इशू नहीं है। तो सेक्शन कटिंग की जो मशीन है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, या सेक्शन कटिंग की जो मशीन का नाम क्या होता है, ठीक है। हिस्टोमैट होता है, हिस्टोकट होता है, या माइक्रोटोम होता है, हिस्टोफोम होता है, ठीक है। अब जैसे कि अभी आप लोगों को पता है अपन हिस्टोलॉजी की बात करें, सॉरी हाँ, हिस्टोपैथोलॉजी की हम बात करें, हिस्टोलॉजी नॉट हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हिस्टो का आ गया तो हम इनमें से डिसाइड कर लेंगे यार हिस्टो से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ उसका नाम होगा। ऐसा नेसेसरी नहीं है। हिस्टोमेट नाम नहीं होता है, हिस्टो कट नहीं होता है, क्योंकि कटिंग की बात कर लोग कट समझ लेते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, पहला भी हमारा नहीं होगा। देन माइक्रोडोम, आप लोगों को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि सेक्शन काटने की मशीन का नाम हम माइक्रोडोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी चला जाएगा। एंड हिस्टोफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, बस एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा होगा सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। हम स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एंड में हम लोग थोड़े से अपग्रेड करते जाते हैं क्वेश्चंस को, ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा था एंगल बिटवीन द प्लेन इज कॉल्ड, ठीक है। जो प्लेन्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा जाता है कई बार। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक हायर लेवल का क्वेश्चन है, तभी आप लोगों से पूछा जाता है। तो प्लेन्स के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है। जैसे कि प्लेन्स आप लोगों को पता है ये वाई एक्सेस होती है, और ये हमारे यहाँ पे एक्स एक्सेस होती है। इस तरफ एक्स एक्सेस होती है, इस तरफ क्या होती है, वाई एक्सेस होती है। तो इनके बीच का जो प्लेन है, ठीक, इस प्लेन के बीच के एंगल जो फॉर्म्ड होता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम आपको ABCD में नाम दिख रहे होंगे, और यहाँ पे डायग्राम में भी आपको, यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर भी आप लोगों को नाम नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे नेम मैंने मेंशन करे हुए। तो क्या वेज एंगल होता है, बेवल एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो इन तीनों में से रेक्टेंगल तो होने से रहा, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत आपने मैथ्स पढ़ी है 10th क्लास तक भी, तो रेक्टेंगल तो होने से रहा, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल किस में आता है, बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर आता है। क्यों रेक्टेंगल वैसे होता है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है। तो यहाँ हमें 90 डिग्री का एंगल से कोई मतलब नहीं। तो बच्चे हमारे पास में 3 ऑप्शन। इस तरीके से पता है आप ऑप्शन भी कट कर सकते हो एग्जाम के अंदर आपकी बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो वेज एंगल हम पहले बात करेंगे। वेज एंगल तो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, वेज एंगल कहाँ पर है, ये वाला बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है वो वेज एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने बात करी प्लेन्स, तो जस्ट मैं आपको समझा देती हूँ एक बार इसको रफ करके। प्लेन्स क्या होता है, ठीक है। प्लेन्स मैंने आपको बताया था एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है। अब कोई एक एंगल आप देखो यहाँ पर कि एक ना, जिस तरीके से क्लियरेंस एंगल तो क्या दिख रहा है, शो कर रहा है आपको बीच की ये वाली, और ये जो है एक्स एक्सेस का बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, हमारा क्लियरेंस एंगल बन रहा है। रैक एंगल आप लोगों को वाई एक्सेस प्लस ये जो लाइन जा रही है नाइफ के बीच की वो दिख रही है, ठीक है, वो रैक एंगल हो गया। अब बचते हैं 2-3, हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि वो प्लेन्स के बीच में नहीं, क्योंकि नाइफ है, ये नाइफ का जो पोर्शन आ गया वो उस वाले का लेके और सिर्फ एक्स एक्सेस के बीच में है, ठीक है। हम बात करें दोनों प्लेन्स की बात करें तो दोनों वाई और एक्स दोनों ही इन्वॉल्व वहाँ पे होने चाहिए। 2 हमारे पास में बचते हैं, एक होता है हमारे पास में वेज और एक बचता है बेवल एंगल।
अगर आप लोग ढंग से नोटिस करोगे तो वेज जो एंगल है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, नाइफ से कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। यानी ये नाइफ से कनेक्टेड होता है और ये प्लेन्स के बीच में नहीं आ रहा है, यानी ये वाला भी हमारे पास में ऑप्शन नहीं होगा। देन फाइनली अगर हम ढंग से देखोगे तो आप लोगों को ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें कौन से दोनों इन्वॉल्व है, एक्स एक्सेस भी एंड वाई एक्सेस भी, दोनों के दोनों इन्वॉल्व है। और इसी के बीच में से ये जो निकल थोड़ा सा साइड में बन गया डायग्राम, लाइन साइड में होगी, ये जो एंगल की जो रो जा रही है निकल के, ठीक है, वो क्या बन रही है, ब्लेवल एंगल की हमारे पास में यहाँ पे बन रही है, ठीक है। मैं बाकी को रिमूव कर देती हूँ, आपको इजी गोइंग समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच में जा रही है वो क्या बन रही है हमारी, ये वाली जो दिख रही है ना आपको, ये बन रही है हमारी ब्लेवल एंगल, ठीक है। तो ब्लेवल एंगल किस में बन रहा है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस में, दोनों में ये बन रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, ब्लेवल एंगल, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो दोनों प्लेन्स को कवर करता है। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा था द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में कौन सा एंगल, ब्लेवल एंगल है, ठीक है। आपको यहाँ पे इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा। अब ये डायग्राम मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि ये टिश्यू ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ टिश्यू ब्लॉक, ये टिश्यू ब्लॉक है, ठीक है, इसी से हमारा ब्लेवल एंगल बन के आ रहा है, ठीक है। ये जितने भी एंगल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आप लोगों से ना एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना ही है। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है यहाँ पर कि विच माइक्रोडोम नाइफ इज यूज टू कट अ वेरी हार्ड टिश्यू लाइक अनडीकैल्सिफाइड बोन, यानी अनडीकैल्सिफाइड बोन का मतलब है कि ऐसी बोन जिनका कैल्शियम हमने रिमूव नहीं किया है, ठीक है। उन बोन के अंदर क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट है, लेकिन हमें फिर भी उसका सेक्शन चाहिए। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, टिश्यू कटिंग के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, पहले कैल्शियम को रिमूव करते हैं ताकि बोन जो होती है ना वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। उसका कैल्शियम क्या हो, रिमूव हो जाएगा, तो बोन को हम इजीली इस तरीके से कट कर सकते हैं, सेक्शंस ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले कि हमें तो सिर्फ ऐसा चाहिए इस बार कि जिसको ना ज़रूरत ही ना हो और वो बिना डिकैल्सिफाइड करे ही क्या कर दे, कट कर दे सेक्शन को, ठीक है। ये बोन है और इसको आपको डायरेक्टली कट करना है। तो ऐसा कौन सा टूल या कौन सा नाइफ होता है माइक्रोडाइम का, ठीक है, माइक्रोटोम का, तो प्लेन वेज नहीं होता है, ठीक है। प्लेन वेज का जो डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, वो नहीं कट करता है। बाइकॉनकेव की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखता है, जो कि हार्ड टिश्यूज़ को कट नहीं करता है। देन उसके बाद में हमारे पास में टूल एड्ज आपको कुछ चाकू की तरह नजर आता है, इस तरीके से ना टूल एड्ज होता है। देन जो है प्लानो कॉनकेव होता है, प्लानो कॉनकेव मतलब इस तरीके से जाएगा और एक थोड़ा सा कर्व लेके आएगा, तो ये भी इससे भी कट नहीं होता है। लेकिन अब आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे कोई चक्कू के जैसा, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि एक नाइफ के जैसा आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये इतना, इसकी जो ब्लेड होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड होती है। वैसे ये क्वेश्चन आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन डायग्रामेटिकली मैंने समझा दिया कि आप चक्कू की फॉर्म वाला याद रख सकते हो, ठीक है। जिससे अब इसको क्या करोगे, यहीं पे कि डीकैल्सिफाइड बोन है, आप उसको इजीली इस तरीके से डायग्राम में आप इसको कट कर लोगे, यहाँ पे ले जाके इसको इस तरीके से कट कर सकते हो। दैट मीन आपको टूल एज याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन सी, कि ऑप्शन सी जो है वो यूज़ किया जाता है अनडीकैल्सिफाइड बोन्स को काटने के लिए। टूल एज जो हमारा माइक्रोटोम का नाइफ होता है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये वैसे तो लर्न करना पड़ेगा, बाकी मैंने बाकी के भी डायग्राम्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोडोम फॉर रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी वर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी के वर्क के लिए कौन सा माइक्रोडोम यूज़ किया जाता है, वाइब्रेटिंग किया जाता है, नहीं किया जाता, ठीक है। रोटेटरी है, रॉकिंग है, स्लेज माइक्रोडोम है। वाइब्रेटिंग को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। रोटेटरी आप लोगों को पता है, याद ही होगा कि इजी क्वेश्चन है कि रोटेटरी को यूज़ किया जाता है। रॉकिंग तो बहुत ही पुराना ओल्ड माइक्रोडोम है, सबसे ओल्डेस्ट माइक्रोडोम यही होता है रॉकिंग। एंड स्लेज बेस्ड जो होता है बहुत ही स्लो वर्क करता है, ये पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके जो सेक्शन होते हैं सिर्फ 3 माइक्रोन तक भी बहुत मुश्किल से ये देता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी रहने वाला है, ये इजी क्वेश्चन है। बाई विच टेक्निक्स एंड द इरेगुलरिटीज फ्रॉम द नाइफ एज इज रिमूव्ड। ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जिसके थ्रू नेक्स एंड इरेगुलरिटीज को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी टेक्निक होती है। अब देखो ये क्या होती है, नेक्स एंड इरेगुलरिटीज क्या होती है कि कोई भी एक नाइफ है, ठीक है, जस्ट कंसिडर कि एक नाइफ है, ठीक है, ये इसका हैंडल है जो कि अपने माइक्रोटोम वगैरह से यहाँ अटैच्ड होता है। इस नाइफ की इस तरीके से ना रेजेस बन जाती है, समझ लो, एक कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, एक कुल्हाड़ी समझ लो, उसकी ना धार जिसको कहते हो आप, ठीक है, इरेगुलरिटी मतलब उसकी जो धार खत्म हो गई है, ठीक है, उसकी जो धार खत्म हो गई है उसी को अपन क्या कहते हैं, इरेगुलरिटीज कहते हैं। उसमें निक्स एंड इरेगुलरिटीज बोलते हैं उसको, ठीक है। वो धार खत्म हो गई, तो वो धार
किससे वापस लाई जाएगी, ठीक है। नहीं उसको ऐसे किससे अपन घिसेंगे कि वो जो धार है ना वो दोबारा से आ जाए, ठीक है। ऐसी कौन सी टेक्निक होती है? हॉर्निंग होती है, स्टॉपिंग होती है, फिक्सिंग होती है, कॉलिंग होती है। कॉलिंग नहीं होगी, फिक्सिंग होगी नहीं, ठीक है। दो ऑप्शन बचता है आपके, स्टॉपिंग एंड हॉर्निंग, ठीक है। अब ये अगर आपने इस को पढ़ा होगा डिटेल में, सेक्शन कटिंग्स का जो कंप्लीट टॉपिक चलता है, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो हॉर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इरेगुलरिटीज जो होती है, ठीक है। इरेगुलरिटीज इसकी जो ना ये रेजेस बनी हुई है ना, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रही है जो रेजेस बनी हुई है ना, इसको ना रिमूव किया जाता है हॉर्निंग टेक्निक की वजह से, ठीक है। उसको पर ए आंसर आपका जाने वाला है। अब स्टॉपिंग क्या होता है, स्टॉपिंग भी यहीं पे समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। स्टॉपिंग क्या होता है? स्टॉपिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे क्या करता है कि जैसे ये हॉर्निंग में तो आपने क्या करा, इरेगुलरिटीज को रिमूव कर दिया, स्टॉपिंग में इसको और ज़्यादा फाइनली रिमूव कर दिया जाता है। नहीं कंप्लीटली घिस घिस के पत्थर के ऊपर ऐसे कंप्लीटली घिस घिस के इसको पूरी इरेगुलरिटीज को खत्म कर दी। पूरी ये इरेगुलरिटीज आपको ऊपर की तरफ दिख रही है ना, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, उसको शाइनिंग इसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। जो कि एक लेदर के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो आप, एक स्टोन के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे हॉर्निंग जो की जाती है बेसिकली स्टोन के ऊपर की, आपको पता है पत्थर के ऊपर कुल्हाड़ी को क्या करते हैं, पत्थर होता है उसके कुल्हाड़ी के ऊपर से घिस घिस के उसकी रेगुलरिटीज को खत्म कर दिया जाता है। बाद में उसी को क्या करते हैं अपन, एक कोई भी लेदर लेते हैं और उसके ऊपर और उसको फाइनली इस तरीके से धीरे धीरे करते हैं तो उसकी कंप्लीटली रेगुलरिटीज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो स्टॉपिंग भी एक एडवांस्ड है, लेकिन वो स्टॉपिंग अगर आपसे पूछेंगे तो ही आपको बताना है। इसका भी क्वेश्चन आगे हमने दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए रहने वाला है। देन एज यू नो कि आप बोलोगे कि मैम हर के अंदर आप ना बुक का प्रचार करो। देखो बुक मेरी तो मुझे प्रचार तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्यों प्रचार कर रही हूँ वो उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखो इस बुक की स्पेशल बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, हर वीडियोस में मैं रिपीट करूँ, लेकिन मैं आज फिर भी रिपीट करूँगी। इस बुक के अंदर आप लोगों को 7200, ठीक है, बहुत ह्यूज नंबर है भाई, 7200 से ज़्यादा MCQs आप लोगों को इस बुक के अंदर मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर आप लोगों को टॉप आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आपके जितने भी सब्जेक्ट के वाइज, सब्जेक्ट वाइज बाद में आप लोगों के आ जाएंगे इसमें यूनिट के वाइज, ठीक है। यूनिट यानी सब्जेक्ट के बाद में आपकी यूनिट, ठीक है। यूनिट के बाद में आप लोगों के टॉपिक। इस तरीके से इस बुक को बनाया गया है, देख लो आप। यानी आप लोगों का पहले क्या होगा, पहले आप लोगों का सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स वाइज आपको सारे MCQs मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के आपको पर्टिकुलर मिलेंगे। उसके अंदर हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया। नहीं एक जैसे है ना, आप बायोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें अगर क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म चल रही है तो सारे मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आपकी प्रोटीन्स क्या आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या आ जाएगी, न्यूक्लिक एसिड्स क्या आ जाएगी, सारे उसी वाइज से आपके सभी की है ना यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। नहीं अगर आपका कार्बोहाइड्रेट्स चल जाए तो पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स के ही सारे MCQs मिलेंगे। कोई कचरा नहीं है बुक के अंदर कि यार यहाँ का क्वेश्चन वहाँ का क्वेश्चन यहाँ का क्वेश्चन यहाँ, जिस तरीके से आपको बाकी बुक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा कोई भी कचरा करके हमने इस बुक को नहीं बनाया, बहुत ही मेहनत करके भाई इस बुक को बनाया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। अगर आप लोग ऑफलाइन परचेस करना चाहते हो, अगर आप 4-5 बुक्स एक साथ मंगवाते हो तो ये जो नंबर है व्हाट्सअप यहाँ पे आप कर सकते हो और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आपको नहीं वैसे आई थिंक 750 की बुक है, बाकी बुक्स के कंपेयर में प्राइस भी बहुत कम है। जैसे बाकी बुक्स की प्राइस आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं, उसके कंपेयर में इस बुक की प्राइस भी बहुत कम, 750 के समथिंग इसकी प्राइस है, ठीक है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर इमेज के जो क्वेश्चन होते हैं ना आप लोगों के, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी जो आप लोगों के आते हैं वो भी इसमें कम से कम 100 से 150 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा थ्योरेटिकल पोर्शन ऐड करा हुआ है, एंड उसके अलावा आपके पुराने साल के सारे पेपर्स ऐड कर रखे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं, रिसेंट अपडेट्स इसमें सारे ऐड किए हुए, थ्योरेटिकल चीज़ें भी ऐड की हुई है। आप लोगों की जितनी भी बेसिक्स वैल्यूज़ होती हैं वो सारी ऐड की हुई, एक पर्टिकुलर पूरा चार्ट बना के। इससे अच्छी बुक आप लोगों को नहीं मिल सकती। गो फॉर इट एंड परचेस द बुक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वेरियस लुब्रिकेंट आर यूज्ड ड्यूरिंग द हॉर्निंग, ठीक है। कौन से लुब्रिकेंट्स हम यूज करते हैं जब हॉर्निंग अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, हॉर्निंग क्या होता है, एक तरीके से जो चाकू या जो नाइफ है हमारा माइक्रोटोम का, उसको घिसने का जो प्रोसेस होता है उसको हम हॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। यानी उसकी शार्पनेस प्रोवाइड करने का। अब आपको पता है जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में आपका कोई कुल्हाड़ी है, आप उसको डायरेक्टली पत्थर पे रब तो करोगे नहीं, ठीक है। उसके अंदर कोई लुब्रिकेंट डालोगे, जैसे कि आप पानी डालोगे, ठीक है, जिससे भी थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। शॉप का वाटर क्या तो स्लिपरी होता है, ठीक है। जो सोप का पानी होता है, साबुन का पानी थोड़ा स्लिपरी होता है। ऑयल भी आप डाल सकते हो, लिक्विड पैराफिन डाल सकते हो, सेम चीज़ है। तो उसमें सारे ऑप्शन आएंगे हमारे, कैस्टर ऑयल हो गया, शॉप वाटर हो गया, पैराफिन
लिक्विड पैराफिन हो गया तो हमारा आंसर चला जाएगा डी। ठीक है, सेम आपको एक मैंने कुल्हाड़ी की फॉर्म में समझा दिया कि एक नाइफ भी उसी तरीके से, ये पुरानी चीज़ें हैं, देखो अब नहीं है कि तुम सोचो कि अब हम कोई लैब के अंदर नाइफ को घिस रहे बैठ के, अब नहीं होता, ये सब ओल्ड मेथड्स है। ठीक है, लेकिन ये अभी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तो क्या है कि यूज एंड थ्रो वाले नाइफ्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई अबाउट डायग्राम ऑफ ए नाइफ, ये कौन से नाइफ का डायग्राम है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा, मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के बताए थे। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम भी बताया था, ये वाला भी बताया था। अब समझ लो दोबारा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये कौन सा डायग्राम है, इजी है। बाइकॉनकेव आपको मैंने किस तरीके की शेप बताई थी, इस तरीके की शेप बताई थी बाइकॉनकेव वाली, फर्स्ट वाली। ठीक है, रेक्टेंगल वेड्ज क्या होता है, रेक्टेंगल वेड्ज जो इस तरीके से जाएगा लेकिन वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव क्या होता है, प्लेनो कॉनकेव भी आपका कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है, एंड प्लेन वेड्ज क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल शेप होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा डायग्राम वाला तो थोड़ा सा। ठीक है, तो प्लेन वेड्ज जो होता है वो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको नजर आता है, तो ऑप्शन डी हमारा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज दी ओल्डेस्ट माइक्रोडोम, ओल्डेस्ट माइक्रोडोम कौन सा है, रॉकिंग, रोटेटरी, फ्रीजिंग, वाइब्रेटिंग माइक्रोडोम। देखो रॉकिंग माइक्रोडोम जो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही पहले यूज़ किया जाता था, लाइक 18th सेंचुरी और इन द स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, 18th और 19th सेंचुरीज में इसको यूज़ किया जाता था, बहुत ही बड़ा सा आता था और बहुत ही स्लो हुआ करता था। रिसेंटली आप लोगों को पता है अभी रूटीन में जो यूज़ करते हैं हम रोटेटरी माइक्रोडोम यूज़ करते हैं। ठीक है, आंसर हमें रॉकिंग देना है क्योंकि ए हमारा ऑप्शन है। ठीक है, फ्रीजिंग माइक्रोडोम आप लोगों को पता है रिसेंटली यूज्ड माइक्रोडोम, रिसेंट ये तो और ही एडवांस्ड माइक्रोडोम आ गया जिसमें अपन है ना फ्रोजन सेक्शंस काटते हैं। वाइब्रेटिंग भी इज अ काइंड ऑफ सेम ही है, फ्रीजिंग माइक्रोडोम के जैसा ही होता है पर ये थोड़ा और एडवांस्ड होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ए जाने वाला, सबसे ओल्डेस्ट जो है वो रॉकिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए सब्सटेंस विच कैन बी स्मेयर्ड ऑन टू द स्लाइड सो दैट द सेक्शन स्टिक वेल टू दी स्लाइड इज नॉन एज, ऐसा कौन सा सब्सटेंस हम ऐड करते हैं जब स्मेयर बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू सेक्शन की जब हम स्मेयर बनाते हैं ऐसा कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं स्लाइड के अंदर की जो सेक्शन है वो चिपक जाए। ठीक है, ये आपने एक स्लाइड ले ली। ठीक है, यहाँ पे आपने एक टिश्यू सेक्शन काट दिया, अगर मैं इजीली इसको यहाँ उठा के रख दूंगी क्योंकि अभी तो गीला है। ठीक है, वहाँ पे मोम रहती है, वो जैसे ही मोम धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हटने लगेगी क्योंकि पैराफिन वैक्स होता है। वो यहाँ पे रखने के बाद में आपको थोड़ी देर बाद में जब वो मोम सूख जाएगी, क्योंकि जब वो लिक्विड फॉर्म में रहती है तब तक तो चिपका रहेगा स्लाइड में, लेकिन जैसे सूख जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से ये उखड़ जाएगा। अंडरस्टैंड, ये उखड़ जाएगा। अब ये उखड़े ना तो हम ऐसा कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं, क्या हम गम ऐड करते हैं, अल्कोहल ऐड करते हैं, एडेसिव सेक्शन एडेसिव ऐड करते हैं, टैप ऐड करते हैं। बेसिक से बात है, गम हम कुछ ऐड करेंगे नहीं, वहाँ वो गम का कोई लेना देना होता नहीं क्योंकि वो ह्यूमन टिश्यू है तो चिपकेगा नहीं। अल्कोहल तो ऐड करोगे नहीं आप, क्योंकि आप अल्कोहल तो हम पीने बैठ जाओगे तो ऐड करने से रहे। ठीक है, टैप वैप करेंगे नहीं अपन, टैप से चिपकाएंगे थोड़ी ना, क्योंकि अपन सेक्शन को बाद में अपन को क्या करना है, स्टेनिंग भी तो करना है, चिपकाने तो ना बैठेंगे टैप से। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं सेक्शन एडेसिव। सेक्शन एडेसिव बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, एग एल्ब्यूमिन होता है, अलग अलग तरह के जो है ना सेक्शन एडेसिव होते हैं जो ऐड किए जाते हैं। तो सी हमारा ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या 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 जाता है, इस तरीके से एक एडेसिव को पहले ही कर देते हैं ताकि वो सेक्शन जो है हमारा आके चिपक जाए। सॉरी। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ड्यू टू विच फॉल्ट कर्ल सेक्शन आर कट, कौन सी फॉल्ट इन कौन सी गलती की वजह से सेक्शन आप लोगों को पता है इस तरीके से स्क्वायर शेप में कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप में, लेकिन ऐसी कौन सी फॉल्ट हो गई, किसमें फॉल्ट होगी, कहाँ फॉल्ट होगी कि सेक्शन तुम्हें इस तरीके से कर्ल करके मिल रहा है, यानी टूट रहा है, इट्स इन दी ब्रेक फॉर्म। ठीक है, आपके पास ब्रेक फॉर्म के अंदर आ रहा है। ड्यू टू ब्लंट नाइफ, ब्लंट नाइफ क्या होता है, टूटा फूटा नाइफ, जिस तरीके से रेजेस आ रखी है नाइफ के अंदर वो होता है। लूज नाइफ क्या, नाइफ जो है वो माइक्रोडोम से लूज हो रखा है। ठीक है, शार्प नाइफ होगा तो हम क्यों ही बात करेंगे कल की शार्प नाइफ, तो इस तरीके से सेक्शन हमें देगा। नन ऑफ दी अबाउ के, इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, लूज नाइफ भी आपको देता है लेकिन वो ब्लंट नहीं देता। लूज नाइफ में क्या होता है, मिलते तो सीधे सीधे ही है लेकिन टुकड़ों में मिलते हैं। ये जिस तरीके से एक सेक्शन सीरियल चलता है ना, उस तरीके से नहीं होता, टुकड़ों में मिलता है। तो आंसर हमारा जाने वाला ए ऑप्शन कि ब्लंट नाइफ अगर रहा, ऐसा रहा कि तो कर्ली सेक्शन हमें ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए रहेगा। देन इन द स्टॉपिंग टेक्निक द मूवमेंट ऑफ द नाइफ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कई बार पूछा जाता है कि स्टॉपिंग टेक्निक हो गई या फिर हॉर्निंग टेक्निक हो गई। ठीक है, इन दोनों के अंदर आप लोगों को कि जो ना नाइफ का मूवमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, कंसिडर कर लो ये नाइफ है,
ठीक है, इसका मूवमेंट किस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा कि इस तरफ से होगा। ठीक है, अब यहाँ हम कर लेते हैं इसको टॉय कर लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे हम हील कर लेते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, आप लोगों को इजी गोइंग रहेगा समझाने के लिए। तो हम यहाँ बात करने वाले स्टॉपिंग ही, हमारे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे स्टॉपिंग में कहाँ यूज़ होता है। तो ये आपको वैसे याद करने की ज़रूरत है, बट फिर भी इजी समझा देती हूँ। देखो स्टॉपिंग में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग कौन सी टेक्निक थी, लास्ट टेक्निक होती है जिसमें ना नाइफ शार्प तो हो गया लेकिन और उसको फिनिशिंग दी जा रही है, और अच्छे से उसको इस तरीके से फिनिश करके उसको और शार्प हम कर रहे हैं। ठीक है, उसको स्टॉपिंग टेक्निक समझ सकते हो सिंपल फॉर्म के अंदर। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, मतलब इसमें क्या होता है, क्या इसमें जो डायरेक्शन होती है वो हील टू टॉय होती है। हील मैंने आपको बना दी इस तरफ, ये वाले डायरेक्शन होती है, या टॉय टू हील इस वाली डायरेक्शन, या फिर बहुत डायरेक्शन हो सकती है, नन ऑफ दिस हो सकती है। तो इसके अंदर जो डायरेक्शन हमारी होती है वो होती है टॉय टू हील, इजी सॉरी टॉय टू हील रहती है। ठीक है, यानी ये डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये जो एरो मैंने बनाया हुआ, इस डायरेक्शन में अंदर आप क्या करोगे, नाइफ को इस तरीके से करोगे, ये नाइफ है और इसको आपको इस तरीके से मूव करना है, इस तरीके से, अंडरस्टैंड, इस तरीके से आप लोगों को मूव करना है। इसी का अपोजिट क्या होता है, होनिंग होता है। होनिंग में क्या होता है गाइस, देखो होनिंग में ना ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। होनिंग में क्या होता है, हील टू टॉय होता है, नहीं आपका जो नाइफ है वो इस तरीके से मूव करेगा जब आप उसको घिसोगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ अभी आपको याद करनी पड़ेगी। स्टॉपिंग में होता है टॉय टू हील और होनिंग में होता है हील टू टॉय। ठीक है, एक याद कर लो, दूसरा याद कर, इजी हो जाएगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ द रिबन ऑफ ए सेक्शन इज ड्यू टू द माइल्ड हीट प्रोड्यूस बिटवीन एंड द, यानी द फॉर्मेशन ऑफ रिबन सेक्शंस कैसे बनते रिबन के, अभी जस्ट विद इन मिनट में समझाया था। ये इनको अपन सेक्शंस बोलते हैं रिबन के, यानी कंटिन्यूस सेक्शंस आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। द फॉर्मेशन ऑफ द रिबन ऑफ ए सेक्शन इज ड्यू टू द माइल्ड हीट प्रोड्यूस, यानी माइल्ड हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसकी वजह से इस तरीके से कंटिन्यूस सीरियल सेक्शंस आप लोगों को ऑब्टेंड होते हैं। ठीक है, सेक्शंस जो है हमारे टिश्यू के, ये किस किस के बीच में हीट प्रोड्यूस होने से ये होता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अगर देखें तो ढंग से, कि किस किस के बीच में हीट प्रोड्यूस होती है, तभी क्वेश्चन था क्या माइक्रोटोम और नाइफ की, सॉरी ब्लॉक और माइक्रोटोम के बीच में प्रोड्यूस होने से होता है, या माइक्रोटोम एंड नाइफ की वजह से होता है, या फिर ब्लॉक एंड नाइफ एड्ज की वजह से होता है, फिर इनमें से कोई सा भी नहीं होता। देखो सीधी सी बात है, अगर आप लोगों ने माइक्रोटोम देखा होगा तो मैं समझाऊँ, ये एक माइक्रोटोम मशीन होती है, थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर यहाँ पे इसका नाइफ लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसके जस्ट पास में ब्लॉक का वो होता है। ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे फिक्स्ड रहता है। तो अगर आप इस एक चीज़ में ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ना माइक्रोटोम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये नाइफ है, यहाँ पे ये नाइफ है, ये ब्लॉक है और ये माइक्रोटोम है, ये वाला पोर्शन माइक्रोटोम है। ठीक है, तो यहाँ माइक्रोटोम इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि माइक्रोटोम डायरेक्टली टच नहीं कर रहा है, टच कौन कर रहा है, नाइफ कर रहा है और ब्लॉक टच कर रहा है, नाइफ और ब्लॉक के बीच में टचिंग हो रही है। तो दोनों दो ऑप्शन है ना हमारे, ए और बी, वो दोनों नहीं होंगे क्योंकि माइक्रोटोम इन्वॉल्व नहीं होता। माइक्रोटोम का नाइफ या नाइफ की एज इन्वॉल्व होती है और दूसरा ब्लॉक इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन सी हमारा चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने समझा दी। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ जा जाके कट करेगा, तो कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, नाइफ और ब्लॉक इन्वॉल्व हो रहा है, माइक्रोटोम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एक बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाके आपको इस तरीके से सीरियल सेक्शंस ऑब्टेन हो जाते हैं। वाई द वाटर बाथ इज पेंटेड ब्लैक इन द इनसाइड, एक वाटर बाथ आप लोगों ने देखा होगा, एक वाटर बाथ है, उसको है ना हमने ब्लैक कलर का अंदर से ना इस तरीके से पेंट करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने उसको ब्लैक कलर का पेंट कर रखा है। अब ये ब्लैक कलर का पेंट क्यों कर रखा है वो समझते हैं। टू easy see the crisis in the section to increase the temperature just colored normally to look attractive। भाई जस्ट कलर नॉर्मली तो हम करने से रहे, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, हम जस्ट कलर नॉर्मली करेंगे। कोई अट्रैक्टिव करने के लिए हम कोई काम नहीं करते लैब में, सब जब सबके पीछे बेसिकली लॉजिक्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, तभी हम काम करते हैं। और रही बात किसी भी चीज़ को कलर करने से उसका कोई टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि जगह हाँ ऑलरेडी हम उसको वाटर बाथ किया, ऑलरेडी उसके अंदर खुद का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ अगर कोई बाहर धूप में रखा हुआ रहता तो हम समझ सकते थे कि उसका कलर का इफेक्ट पड़ेगा। हम धूप में बैठ के काम नहीं करते, हम लैब में काम करते, ऑलरेडी वाटर बाथ जो टेम्परेचर वर्किंग होता है। ठीक है, तो कोई टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए नहीं होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में पहली बात से आ जाना चाहिए कि टू सी द क्राइसिस इन द सेक्शन जो टिश्यू सेक्शन हमारा है उसके अंदर कोई भी क्राइसिस मतलब कोई भी मुड़ा हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, इस तरीके से मुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, या वो इस तरीके से आपको सीधा नहीं दिख रहा है। होना वो कैसा चाहिए,
होना वो ऐसा चाहिए, तो तभी आपको ब्लैक कलर में दिखेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इजीली व्हाइट कलर कोई और कलर होगा तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लैक में दिख गया आपको, जैसे मैंने आपको कलर करके बताया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इजीली उसके अंदर कोई भी ना आपको कर्ल्स नहीं दिखने चाहिए, मुड़ावा नहीं होना चाहिए, उन सबको देखने के लिए बेसिकली वाटर बाथ को ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है। तो ऑप्शन ए, आई थिंक मेरे हिसाब से मैं बेस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर वेयर करो यार। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को रहता है ना मेरे इनसे रिगार्डिंग, या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को वैसे भी पूछना हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी कवर करते, ज़्यादा क्वेश्चन ना बचे नहीं, इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, ठीक है। विच ब्रश इज यूज टू ट्रांसफर द टिश्यू सेक्शन फ्रॉम द माइक्रोटॉम टू द वाटर बाथ। कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं हम कि ना माइक्रोटॉम से सॉरी हाँ माइक्रोटॉम से वाटर बाथ के अंदर ले जाने के लिए सेक्शन, जस्ट अभी समझाया था मैंने आपको। ये समझ लो, ये माइक्रोटॉम है, यहाँ माइक्रोटॉम है और ये वाटर बाथ है। यहाँ से आपको सेक्शन को उठा के यहाँ तो रखना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हाथ में उठा के आप रखोगे, क्योंकि जो टिश्यू सेक्शन है बहुत ज़्यादा डिलाइट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आपको किसकी हेल्प से आप वहाँ पे रखोगे, तो नॉर्मल ब्रश तो रखने से रहे हम, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ द स्कार्पल नहीं रखेंगे, एंडोमेटल ब्रश नहीं रखेंगे, बेसिकली कैमल हेयर ब्रशेस होते हैं, उनकी हेल्प से रखा जाता है। याद करने पड़ेंगे कुछ चीज़ आपको, ऑप्शन बी होगा। एक इस तरीके से ना हल्की हल्की ब्लशेस होती है, इसमें बहुत सॉफ्ट होते हैं इसके ब्रिशल्स, उसकी हेल्प से ना उठा के माइक्रोटॉम को सॉरी उसमें वाटर बाथ के अंदर रखा जाता है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू पीसेस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टिश्यू पीस से अगर वाटर को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या होता है। रीहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डीकैल्सिफिकेशन, क्लियरिंग। रीहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी भरना, डिहाइड्रेशन का अपन बोलते हैं ना बॉडी से पानी खत्म हो गया, डिहाइड्रेशन में प्यास लग रही है, यानी बॉडी से वाटर रिमूव हो गया। सेम उसे टिश्यू से वाटर रिमूव करेंगे तो उसको अपन डिहाइड्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा रहने वाला है, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन आप लोगों को पता है, कैल्शियम रिमूव करने का प्रोसेस होता है। क्लीनिंग क्या होता है कि कोई भी टिश्यू के अंदर से ना शाइनिंग प्रोवाइड करना, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पे रह गया उसको रिमूव करना, उसको क्लीनिंग बोलते हैं। वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस जो वीडियोस के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मैं एक डायग्राम लगा के बताया था। स्लाइड ऑफ ए wedge angle is inclined at which angle, ठीक है। wedge knife सॉरी wedge नॉट wedge knife सॉरी wedge knife या wedge angle की जो नाइफ होती है ना वो कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन होती है, 15, 30, 45, 60। गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने जहाँ समझा था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। देखो 3-4 तरह के एंगल थे, ये हमारा वेज एंगल, ये रहा हमारा ब्लेवल एंगल, ये रहा क्लियरेंस एंगल। तीनों की भाई याद कर लेना, साफ साफ बता रही हूँ मैं, ठीक है। वेज एंगल की होती 15 डिग्री, ठीक है। ब्लेवल एंगल की होती 27 से 32 डिग्री, और जो क्लियरेंस एंगल होती है उसकी 5 से 10 डिग्री। ये आपको याद ही करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास में, सीधा सीधा याद कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आंसर हमारा चला जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, यानी 15 डिग्री होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो गाइस, कुछ कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ती है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। सोल्यूशन तो बता दिया मैंने आपको कि कहाँ कहाँ कितना फॉर्म हो रहा है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कोई बात नहीं, जिस दिख गया आपको ये पूरा यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि किस तरीके से बन रहा है, तो वो दोबारा इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है अपने पास, ठीक है। ब्लेवल एंगल जैसे भी समझाया मैंने आपको, ब्लेवल एंगल कितना था, 27 से 32 डिग्री था, तो बी ऑप्शन हमारा रह जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। स्टेप्स इज मेड अप ऑफ, स्टेप किस किस से बनी हुई रहती है, स्टेप्स किस में यूज आती है, स्टॉपिंग में यूज आती है। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आप लोगों को, स्टॉपिंग में यूज आती है। स्टॉपिंग करने के, देखो हॉर्निंग के लिए हम यूज करते हैं स्टोन को, ठीक है। बेसिकली इनको हॉर्न भी बोला जाता है, ठीक है। हॉर्न, स्टोन, ये यूज किया जाता है हॉर्निंग के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टॉपिंग की। स्टॉपिंग के लिए यूज किया जाता है लेदर, समझ आ गया आपको। लेदर के अंदर उसको घिसा जाता है, लेदर का टुकड़ा होता है, उसको नाइफ को घिसते रहते ताकि इजीली सारी चीज़ें रिमूव हो जाए। तो आप लोगों को याद रखना है, हॉर्निंग रिगार्डिंग है किससे, लेदर से, सॉरी हॉर्निंग जो है वो लेदर से रिगार्डिंग है, और सॉरी स्टॉपिंग जो है वो लेदर से रिगार्डिंग है, हॉर्निंग जो है वो स्टोन से रिगार्डिंग है, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों करना है इतना, समझा दिया कि मैंने आप लोगों को। तो स्टैप क्या होता है, वो एक लेदर का बना हुआ होता है, ठीक है। ग्लास, स्टोन नहीं होता, स्टोन जो है होनिंग से रिगार्डिंग होती है। विच एडेसिव इज यूज फॉर द फ्रोजन सेक्शन, फ्रोजन सेक्शंस के लिए कौन सा एडेसिव यूज करते हैं, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज, स्टार्च और नन ऑफ दिस।
भाई देखो फ्रोजन सेक्शन से ना विद इन आई थिंक 5 मिनट्स से पहले पहले ही उसकी सारी स्टेनिंग हम लोगों को कंप्लीट करके उसको ना जो भी फिजिशियन है या फिर जो भी सर्जन है उसको देना होता है, ताकि वो इजीली फ्रोजन सेक्शंस किसके लिए बनाए जाते हैं, जो बेसिकली कैंसरस सेल्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। तो इनके यहाँ पे कोई भी ना आप लोग अलग से एडेसिव ऐड नहीं करते। जैसे एडेसिव मैंने आपको बताया था ना एक स्लाइड के अंदर टिश्यू को चिपकाने के लिए, क्योंकि इसको ज़्यादा इतना प्रिजर्व करके रखा नहीं जाता। लेकिन जो हमारी जैसे कि कोई गॉल ब्लैडर का किसी के पास में उसमें कैंसर हो गया, उनको प्रिजर्व करके रखना होता है, तो उनके लिए अपन एग एल्ब्यूमिन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, अलग अलग तरह के एडेसिव यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रोजन सेक्शन में हम कोई भी एडेसिव यूज़ नहीं करते। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स के अंदर और नहीं कर पाते बच्चे। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस जाएगा ऑप्शन डी की कोई भी यूज़ नहीं करते हैं फ्रोजन सेक्शंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्लियरेंस एंगल ऑफ द माइक्रोडोम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्लियरेंस एंगल क्या होता है माइक्रोडोम का, तो ये हमारा ऑप्शन जाएगा 5 से 10 डिग्री जो होती है वो क्लियरेंस एंगल होती है माइक्रोडोम का। तो मैंने आप लोगों को बेसिक काफ़ी सारे क्वेश्चन है अराउंड जो मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करवा दिए हैं सेक्शन कटिंग के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन यू शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स डेफिनेटली। और बुक का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गो फॉर दैट बुक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप